नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और एक बड़ी खबर गोल्ड सेक्टर के लिए। घरेलू ज्वेलर्स को आरबीआई ने क्या दिया है तोहफा, इस पर हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या मायने हैं इसके। सारी डिटेल्स आपके सामने लेकर आएंगे। प्राइस आउटलुक पर भी हमारा फोकस रहेगा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की कि कच्चे तेल में वापस तेजी क्यों लौटती हुई दिखाई दी है, क्या है ट्रिगर्स, क्या रेंज में ही रहेगा या फिर अब तेजी की तरफ रुख हो सकता है कच्चे तेल का, इस पर भी करेंगे फोकस। और बात करेंगे व्हीट की कि क्या यहाँ से आटा सस्ता होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया हैं, कोटक सिक्योरिटीज के वीपी रविंद्र राव हैं, ग्रेन फ्लोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर संदीप बंसल और साथ ही सोने पर आई बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए पोपली ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपली हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले खबर आपको बता देते हैं, शक्तिकांता दास ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है और दरअसल अब जो रेजिडेंट एंटिटीज है वो गोल्ड के प्राइस को हेज कर सकते हैं ओटीसी सेगमेंट में इन आईएफएससी। तो ये एक बड़ी खबर है और अब जो हेजिंग होगी गोल्ड प्राइसेस की वो ओटीसी मार्केट में रहेगी गिफ्ट सिटी में। तो एक इंपॉर्टेंट खबर है, किस तरीके का पार्टिसिपेशन रहेगा, कैसी ये डेवलपमेंट है, प्राइसेस पर इसका क्या असर हो सकता है, इन सब पहलुओं पर बातचीत करते हैं। राजीव पोपली हमारे साथ बने हुए। राजीव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि ये इस खबर को आप कैसे देखते हैं, जो रेजिडेंट एंटिटीज को अब अलाउ किया है आरबीआई ने गोल्ड प्राइस हेज करने के लिए, किस तरीके का पार्टिसिपेशन रह सकता है, कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? मॉर्निंग दीपाली। ये सबको एक काफी इंकरेजिंग एस्पेक्ट है बिकॉज इंडियन कंपनीज जो थी पहले इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाती थी, इसी वजह से अब ये चलते हमारी इंडियन कंपनीज जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काफी बढ़ गई है, ये इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हो जाएगी प्राइसिंग की तरफ से एंड हम इंटरनेशनल मार्केट को और नजदीक से देख पाएंगे बिकॉज वी कैन हेज द प्राइसेस अक्रॉस। पहले ये हमारे लिए सिर्फ रेफरेंशियल प्राइस होती थी, हम हेज नहीं कर पाते थे। सो नाउ हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट्स में विद द सेम हेज। सो ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर कॉम्पिटिटिवनेस इन द मार्केट। तो राजीव जी, फिर अगर हम डोमेस्टिक प्राइसिंग की बात करें तो डोमेस्टिक प्राइस डिस्कवरी के हिसाब से क्या रोल रहेगा इस पार्टिसिपेशन का? कुछ रोल रह सकता है क्या? नहीं, ऑनेस्टली ये डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा डोमेस्टिक प्राइसिंग में, बट इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमें हेज करना पड़ता है गोल्ड को एज वी सेल एंड एज वी प्रोस्पेक्ट द सेल इन द फ्यूचर। तो उस हिसाब से हमारी कॉम्पिटिटिवनेस काफी बढ़ जाती है, जो हम इंटरनेशनल मार्केट में अब कर पाएंगे बिकॉज ये ओपन मार्केट हो गई हमारे लिए अभी। तो गिफ्ट सिटी के द्वारा हमें ये ओपन इंटरनेशनल मार्केट में वेंचर आउट हो जाती है हमारी एस्पेक्ट, बट ये डायरेक्ट इम्पैक्ट रिटेल या गोल्ड प्राइसिंग में नहीं हो पाएगी अभी तक। अच्छा राजीव जी, एक चीज और समझना चाहेंगे आप, क्योंकि जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं या ज्वेलर हैं उनकी वो बेटर पोजीशन में होंगे टू हेज देयर गोल्ड एक्सपोजर, क्योंकि अभी ऑप्शन भी ओपन हो गया है। तो कुछ इम्पैक्ट क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पर इसका पड़ सकता है? क्योंकि अभी तो आप ये सुविधा नहीं थी, लेकिन इसके बाद क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा उन नंबर्स पर? ये सबको एक्सपोर्ट पे ये हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएंगी, तो एक्सपोर्ट की हो सकती है इसकी तरफ से बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट जैसे आप दुबई लो या लंदन हो, इंटरनेशनल मार्केट्स में हेज होती है, इट्स अ रेगुलर सब्जेक्ट, बट इंडियन ज्वेलर्स कुड नॉट डू इट बिफोर। तो ये हमारी एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाती है विद द इंटरनेशनल मार्केट वंस यू आर एबल टू हेज अक्रॉस। ओके ओके। अच्छा राजीव जी, आप कनेक्टेड हैं तो एक व्यू आपसे प्राइसेस पर भी लेना चाहेंगे। कैसे देख रहे हैं यहाँ से प्राइसेस आप गोल्ड के? काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट व्हाट वी सी एज डिमांड इज स्टिल कांस्टेंट। वेडिंग सीजन जो हमारे लिए होती है अब तक जारी है एंड जो कंज्यूमर डिमांड है ऑन द फ्लोर कांस्टेंट है, तो आई डोंट सी अ डिप इन द प्राइसेस। आई फील इट इज गोइंग टू रिमेन एज वेयर वी आर टुडे। ओके। इनफैक्ट रविंद्र, आपकी राय क्या है? आपने सुना जो राजीव जी ने भी कहा, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तो है जैसे ही आरबीआई ने मैंडेट कर दिया है सभी रेगुलेटेड एंटिटीज को कि वो अपना स्टैंडर्डाइज्ड की करे और फिर जो ट्रेडर्स हैं, जो ज्वेलर्स हैं, वो गिफ्ट सिटी के थ्रू हेज कर सकते हैं अपनी पोजीशन। तो बेनिफिट्स तो इसके रहेंगे, लेकिन आप कैसे देखते हैं इस मूव को? कैसा पार्टिसिपेशन रह सकता है? क्या राय है आपकी?
हाँ, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा मूव है क्योंकि अब तक वो हेज नहीं कर पा रहे थे लेकिन अभी जैसे पोपली जी ने बताया कि इसमें जो लेवल प्लेइंग फील्ड होगा आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्राइसिंग पे कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा, इसमें सिर्फ ये एक है कि रेसिडेंट एंटिटीज जो है उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा क्योंकि हमने भी देखा है कि गोल्ड प्राइसेस में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और अगर इसमें कोई हेजिंग का प्रॉपर मीडियम नहीं है so that becomes very difficult for the resident entities to hedge their exposure. तो अभी because this is allowed now उनको जो उनका जो hedging उनका जो risk है उसको वो अच्छी तरीके से hedge कर पाएंगे on the GIFT City exchange। पार्टिसिपेशन मेरे हिसाब से इसमें अच्छा होना चाहिए क्योंकि इट इज बेनिफिशियल फॉर द रेसिडेंट एंटिटीज और मेरे हिसाब से इसका अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे दे शुड बी टोल्ड कि दे शुड बी एक्सप्लेन्ड बेसिकली कि हेजिंग से उनका क्या बेनिफिट हो सकता है। आई थिंक वो अवेयरनेस क्रिएट होगा, पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ेगा तो आई थिंक इट विल बी ओवरऑल बेनिफिशियल फॉर द एंटायर इकोसिस्टम। अच्छा राजीव जी क्विकली एक चीज और आखिरी सवाल रहेगा आपसे। आपने एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस की तो बात कही, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी यहाँ पर ज्वेलर्स को, लेकिन इंपोर्ट्स पर भी इसका कुछ असर हो सकता है क्योंकि इंटरमीडिएट या फिर रॉ मटेरियल के तौर पे तो गोल्ड का इस्तेमाल होता ही है। आप क्योंकि पोजीशन हेज करने की पोजीशन में रहेंगे ज्वेलर्स, तो क्या इंपोर्ट नंबर्स पर इसका कुछ असर दिख सकता है प्राइस कंसिडरेट करते हुए? ट्रांजैक्शन होगी हमारे इंटरनेशनल प्लेग्राउंड में, बेसिकली ये काफी लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाती है। इंपोर्ट ऑफ कोर्स इज इम्पोर्टेंट इन गोल्ड, सो जो इस्टेब्लिश्ड एंटिटीज है इंपोर्ट जिसके रूटिंग होती है वो पहले से ही कर पा रहे थे ये बात, बट नाउ जो रेजिडेंट्स आ गए हैं वी हैव टू ओनली सी अगर इंपोर्ट ऑफ गोल्ड कम्स टू द रेजिडेंट्स और नॉट, बिकॉज हमारी जो इंपोर्ट है एज ऑफ नाउ इज रूटेड थ्रू एस्टेब्लिशमेंट्स ओनली। सो उस तरफ से इंपोर्ट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना एक्सपोर्ट में फर्क पड़ेगा मेरे हिसाब से। ओके तो एक्सपोर्ट्स पर ज्यादा इसका इम्पैक्ट होते हुए दिखाई देगा। थैंक यू राजीव जी, आप आए शो में और अपने व्यूज इस फैसले पर दिए। तो इम्पोर्टेंट खबर है ये ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। जो रेजिडेंट एंटिटीज़ हैं वो अब गोल्ड के प्राइस को हेज कर सकती हैं गिफ्ट सिटी के थ्रू, तो यहाँ पर उनके पार्टिसिपेशन को अप्रूवल मिला है आरबीआई की तरफ से। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं बाकी स्ट्रैटेजीज की भी। एक बार आप नजर डालेंगे कच्चे तेल पर, जहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने वापस से कच्चे तेल के प्राइसेस सर्ज होते हुए देखे हैं और अभी अगर आप ब्रेंट का भाव देखेंगे तो ये $80 के आसपास आकर कारोबार कर रहा है। अजय केडिया रविंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, आपकी राय क्या रहेगी कच्चे तेल पर? यहाँ पर इनफैक्ट बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, फिर चाहे वो हम पास में ओपेक मीटिंग की बात करें, क्राइसिस जो मिडल ईस्ट में रही है, जो जियो पॉलिटिकल टेंशन रही, इन तमाम फैक्टर्स ने इम्पैक्ट किया है। कुछ साइंस मिले हैं कि यूएस की जो फ्यूल डिमांड है वो थोड़ी सी यहाँ से इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से हमने सपोर्ट आते हुए देखा है, बट सो फार आपको लगता है रेंज में ही रहेगा या कोई और व्यू है? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली देखा जाए तो काफी इवेंटफुल रहा है। हमने जियो पॉलिटिकल टेंशन में देखा, इन्वेंट्री भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट देखा, यूएस के डिमांड को भी लेकर चिंता थी, चाइना से भी हम देख रहे हैं नंबर कोई अच्छे नहीं है, तो काफी मिक्स भी मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट कहीं ना कहीं हमने जो M6 की अगर हम बात करें तो प्राइजेस में जो लास्ट वीक हमने 6000 के नीचे जाते हुए देखा, इसके बाद मार्केट टेक्निकली काफी साउंड रिवर्सल दिखा रहा है और उम्मीद है कि चाइना जैसे हॉलिडे के बाद अगर हम रिकवर करता है तो डेफिनेटली उसका भी एक सपोर्ट मिलेगा। तो आई थिंक टाइम बिंग जो जियोपॉलिटिकल टेंशन सप्लाई डिस्टर्बेंस बना हुआ, क्योंकि अब यूएस यूके यहूदीज पे जो अटैक्स हो रहे हैं, जो ईरान बैकअप है, ये कहीं ना कहीं एक ट्रिगर देता हुआ दिखाई देगा। डाउन साइड मुझे लगता है काफी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। ब्रांड की बात करें तो 80 का एक साइकोलॉजिकल लेवल जरूर बना हुआ है जो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, 82 तक दिखा सकता है अगले एक हफ्ते में। वहीं ब्रांड के अंदर भी मुझे लगता है 76-77 जोन दिखा देगा, इसी का सपोर्ट M6 पे भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू भी बाय कर सकते हैं, अदरवाइज करंट लेवल पे फ्यूचर बाय कीजिए, 6050 का स्टॉप लॉस रखिए। हायर साइड थोड़ा लिमिटेड है, बट 6250 से लेकर 6300 तक के लेवल हम देख सकते हैं अगले 2 सेशन में। ओके तो थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर एक्सटेंड हो सकती है। डोमेस्टिक मार्केट में 6200 6300 तक के लेवल्स कच्चे तेल में एक्सपेक्टेड है। बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। रविंद्र, क्या व्यू है आपका पूरे ही पैक पर? कोई खास एक्शन देखने को तो मिला नहीं है, या तो हम रेंज बाउंड ट्रेडिंग देख रहे हैं, एक दिन थोड़ी बहुत बाइंग, अगले दिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग। क्या व्यू है एज अ पैक और कोई ट्रेड आपके रडार पर है क्या? यस दीपाली, मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रेशराइज्ड है कॉपर और जिंक दोनों ही। मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट लेवल्स थे, मैंने इससे पहले भी कहा था कि 712 कॉपर में एक बहुत क्रूशियल लेवल है
और जिंक की बात करें तो जिंक में 218 217 का एक क्रूशल लेवल है, वो ब्रीच होते हुए दिख रहा है। ये काफी टाइम से मार्केट एक रेंज बाउंड मोड में था, लेकिन जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे वो काफी क्रूशल थे, और जिंक ने ऊपर में 233 ब्रेक करके सस्टेन नहीं किया है, एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग लोअर। रीजंस बीइंग, एक तो जो चाइना से लगातार जो डिसअपॉइंटमेंट आ रहे हैं, अगर उनका इन्फ्लेशन नंबर देखे तो दैट इज क्लियरली पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ डिफ्लेशन, और वो प्रेशराइज कर रहा है ओवरऑल डिमांड सिनेरियो को। और अगर एलएमई कैश और 3 मंथ का डिफरेंस भी देखे तो इट इज डिस्काउंट ऑफ अराउंड $103 इन केस ऑफ कॉपर, विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि सप्लाई ज्यादा है। तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि अभी एक पॉसिबिलिटी है कि हम इसमें एक डाउनसाइड देख सकते हैं। कॉपर में मुझे लगता है कि ये अगर 712 711 के नीचे सस्टेन करता है तो इट माइट इवन फॉल टुवर्ड 700 टू 696 लेवल्स। तो मेरे हिसाब से इसमें एक बिकवाली करनी चाहिए, कीपिंग अ स्टॉप लॉस अबाउट 718। और अगर जिंक की बात करें तो जिंक में भी 218 के नीचे प्राइस सस्टेन कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ये 212 211 तक जा सकता है। उसमें भी मेरे हिसाब से 220 221 के आसपास स्टॉप लॉस रख के 218 तक आता है तो एक बार बेचने का ट्रेड ले सकते हैं। मुझे लगता है कि जब जब तक कि चाइना से कोई मेजर ट्रिगर नहीं आता, और अभी चाइनीज न्यू ईयर हॉलीडेज शुरू हो रहा है, तो मेरे हिसाब से वो भी डिमांड को थोड़ा सा म्यूटेड रखेगा, विच माइट अगेन पुट बेरिश प्रेशर ऑन बेस मेटल्स पैक। तो मेरे हिसाब से चाइना से जब तक कि कोई एक स्ट्रॉन्ग मेजर नहीं आता, आई थिंक बेस मेटल्स आर सेट फॉर अनदर बेरिश मूव। ओके, चलिए, तो ये रह रही है आपके लिए बेस मेटल्स पर, और जिंक पर ट्रेड आपको बिकवाली का दिया गया है, 212 तक जा सकता है। कॉपर भी अपने क्रूशल लेवल्स के आसपास ही ट्रेड करते हुए। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की, साथ ही चर्चा करेंगे व्हीट की, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी राउंड पर, अब बात करेंगे व्हीट की। ओएमएसएस के जरिए एफसीआई की बिक्री को पिछले हफ्ते अच्छा रिस्पांस मिला है, क्या है कारण, इससे कीमतों पर कितना फर्क पड़ेगा, इस सब पर बातचीत करते हैं। ग्रेन फ्लोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर संदीप बंसल हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो जो आंकड़े सामने आए हैं वो तो काफी एनकरेजिंग रहे हैं। 7 फरवरी को रिकॉर्ड 4.7 लाख टन की बिक्री हुई है और अब तक 80 लाख टन गेहूं की बिक्री हो चुकी है। तो एकाएक जो ये रिस्पॉन्स आते हुए दिखाई दिया है, इसके पीछे क्या सिर्फ डिमांड ड्रिवन ये आंकड़े सामने आए हैं या कुछ और भी फैक्टर्स हैं? नमस्कार मैम, डिमांड के साथ साथ इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट इस टाइम पे जो सब्सिडी का कंपोनेंट है वो काफी अच्छा है। सब्सिडी लगभग टू द रेंज ऑफ 15 to 20% मिल रहा है मिलर को। सो दैट्स व्हाई ओपन सेल में इतना ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है मैम। जनरली मार्केट का जो प्राइस रेंज है वो है 2500 to 2800 अक्रॉस इंडिया, एंड ओपन सेल का रियलाइजेशन जो है कल के टेंडर का आई थिंक वो 20 to 40 के आसपास आया। तो दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि हम लोगों को ऑफटेक इतना अच्छा देखने को मिला। अच्छा, तो फिर इस अच्छे ऑफटेक की वजह से क्या एक्सपेक्ट करें? 31 मार्च तक सरकार का 1 करोड़ टन बिक्री का लक्ष्य है। ऑलरेडी हम 80 लाख टन गेहूं की बिक्री होते हुए देख चुके हैं, तो मान के चले कि पहले ये आंकड़ा छू लेंगे? डेफिनेटली मैम, आज की तारीख में गवर्नमेंट 5 लाख टन पर वीक ऑफर कर रहा है, एंड अगर हम उस ट्रेंड को देखें तो होपफुली 6 मार्च को ये जो ओपन सेल का कोटा है 100 लाख टन का, वो हम लोग अचीव कर लेंगे। एंड 13 मार्च की बिडिंग के लिए गवर्नमेंट को बफर से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑफर करना पड़ेगा मैम। कितना एक्स्ट्रा ऑफर करना पड़ सकता है फिलहाल के रेस्पॉन्स को देखते हुए? मैम देखिए, नेक्स्ट ईयर का जो एमएसपी है वो 2275 रुपए है। ऑलरेडी गुजरात में एंड एमपी में हमें अराइवल्स दिख रहे हैं फ्रेश वीट के। तो ये देखना होगा कि गवर्नमेंट किस प्राइस लेवल पे कंफर्टेबल है, और वो लेट्स से कि 13 मार्च को कितना क्वांटिटी किस एरिया में देता है। अदरवाइज जो 2125 का आज पैन इंडिया का ये लोग ऑफर कर रहे हैं, इस रेट में तो मैम अनदर 10-20 लाख टन भी शॉर्ट रहेगा। मतलब इजिली मार्केट एब्सॉर्ब कर लेगा इस सप्लाई को। उसका सबसे बड़ा रीजन है, एज आई सेड अर्लियर आल्सो, जो 15 to 20% का सब्सिडी है मैम, दैट इज द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ दिस ओपन सेल। उसकी वजह से मार्केट कंटिन्यूअसली अपना इंटरेस्ट दिखाता रहेगा। अच्छा, जो एवरेज प्राइस रहा है व्हीट का एफसीआई ऑक्शन में, वो कहाँ रहा है? क्योंकि हमने ऑफटेक तो जैसे आपने भी बताया 94% से बढ़कर 96% आते हुए देखे हैं प्रीवियस वीक, लेकिन एक एवरेज प्राइस ई ऑक्शन का क्या रहा है?
मैम एवरेज प्राइस अगर कल के टेंडर्स का जितना हम लोगों ने एनालाइज किया है वो 2240 रुपए का रहा है। और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है मैम कि सदर्न एरियाज में या ईस्टर्न एरियाज में वो रियलाइजेशन जो है वो 2150 से नीचे का है, और नॉर्थ में वो रियलाइजेशन 2200 से ऊपर का है। और इस ट्रेंड को हम अगर 28 जून को ओपन सेल ऑफर स्टार्ट हुआ था जब से लेके अगर आज तक के ऑब्जर्वेशन देखें तो एक कंटिन्यूस ट्रेंड रहा है कि नॉर्थ का रियलाइजेशन जो, अगर मैं शुरू से लेके आज तक का चार्ट बनाता हूं तो नॉर्थ का रियलाइजेशन 2250 से ऊपर का रहा है और साउथ में ये रियलाइजेशन 2150 से नीचे का है। तो मैम इस क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया का क्रॉप है, प्रोक्योरमेंट नॉर्थ में होता है, प्राइजेस साउथ में इतना नीचे रहने की वजह से इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बना रहेगा और जो एवरेज प्राइस रियलाइजेशन है वो 2250 ही एक्सपेक्टेड लाइंस है मैम, अगर गवर्नमेंट कंटिन्यूसली अच्छी क्वांटिटीज को ऑफर करती है तो। जैसा मार्केट में रूमर्स हैं, ये सुनने में आ रहा है कि अभी जो 5 लाख टन ये लोग ऑफर कर रहे हैं एफसीआई, वो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट टू नेक्स्ट टेंडर में 6 लाख टन हो सकता है। तो वी आर होपिंग के प्राइस रेंज से मेंटेन रहेगा मैम, ये बिलो मतलब जो नेक्स्ट ईयर का एमएसपी उससे नीचे ही रहेगा मैम प्राइस लेवल्स। ओके ओके ओके, चलिए शुक्रिया आपका संदीप जी, क्विकली इस खबर पर बातचीत करने के लिए और समझाने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो गवर्नमेंट की जो वीट सेल्स है वो 8 लाख टन 80 लाख टन को पार करते हुए दिखाई दी है। जल्द ही टारगेट अचीव होते हुए दिखाई देगा बाय मार्च फर्स्ट वीक ही, और हो सकता है यहाँ पर फिर फर्दर बफर सरकार की तरफ से आते हुए दिखाई दे। क्विकली अब बात कर लेते हैं एग्री कमोडिटी स्पेस में स्ट्रैटेजीज की आज के सेशन में। हालांकि टर्मरिक जीरा प्रेशर में है, टर्मरिक और जीरा प्रेशर में है, लेकिन बाकी कमोडिटीज में भी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपकी एग्री पैक से अजय? बिल्कुल दीपाली जी, अगर हम देखें 3-4 का अपॉर्चुनिटी बन रही है। सबसे पहले अगर हम देखें सन ऑयल में हमने देखा है जैसे पाम में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला, उसका भी एक बेनिफिट मिल रहा है। तो 844 पे लीजिए, 840 का स्टॉप लॉस रखिए, 850 का टारगेट रहेगा सन ऑयल का। वहीं मसाले के अंदर नो डाउट आज हम जीरे में और हल्दी में थोड़ी बहुत गिरावट देख रहे हैं, बट धनिया कहीं ना कहीं सपोर्टिव दिखाई दे रहा, क्रॉप साइज भी कम है। 7800 में लेके चलिए, 7720 का स्टॉप लॉस रखिए, लिमिटेड अपसाइड है जो 7950 तक का लेवल दिखा देगा। एंड लास्ट अगर हम बात करें कॉटन सीड ऑयल केक और गवार की, तो कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी हम देख रहे हैं कि जिस ढंग से कॉटन इंटरनेशनल में 88 सेंट का लेवल पार कर चुका है और एडिबल ऑयल में भी तेजी दिखाई दे रही है थोड़ी थोड़ी, उसका एक सपोर्ट मिल रहा है। तो 5480 में मार्च फरवरी वायदे को लेके चलिए, 2450 का स्टॉप लॉस रखिए, 2520 तक का लेवल हम कॉटन सीड ऑयल केक में देख पाएंगे। और अंत में गवार सीड में रेंज बाउंड ट्रेड है मॉर्निंग से, बट 5300 इज गुड टू बाय, 5300 में लीजिए, 5250 का स्टॉप लॉस रखिए। हायर साइड पे हमें लगता है कि 5400 तक के लेवल हम गवार में भी देख पाएंगे। ओके, चलिए तो ये राय रही अजय की तरफ से। ग्वार और कोरिएंडर साथ साथ सन ऑयल पर आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर की गई हैं। थैंक यू अजय शो में आने के लिए और सभी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।